नमस्कार दोस्तों, मैं ममता। ओम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया का जो अंतिम प्रहार का सेट आया है, उसका सेट नंबर 4 आज हम लोग देखेंगे। ये 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसराय या गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? कौन थे ये? लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड यानी कि ब्रिटेन का ही एक भाग है के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्सिस की उपाधि प्रदान की थी। मार्क्सिस एक अंग्रेज उपाधि थी जो कि काउंट के ऊपर और ड्यूक के नीचे की उपाधि मानी जाती है। निम्नलिखित नामों पर विचार करें। बताना है कि उपरोक्त में से किसे इलाहाबाद संधि के बाद यानी कि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल बिहार में उप दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब राय, ये दोनों को ही नियुक्त किया था। मोहम्मद राजा खां को इलाहाबाद के लिए और सिताब राय को बिहार के लिए नियुक्त किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका देख लेते हैं क्या है इसका। सूची 1 इसका आंसर सी है। वास्को डी गामा जो थे ये पुर्तगाल के थे और भारत के समुद्री मार्ग की इन्होंने खोज की थी 1498 ईस्वी में। कालीकट में सबसे पहले पहुंचा था, केरल के रास्ते से ये भारत आए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन के यात्री था और इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। इस तरह से कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन का ये यात्री था और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और तस्मान ये हॉलैंड का नागरिक था और तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। निम्नलिखित उत्तर मुगल कालीन शासकों पर विचार करें और उपरोक्त शासकों को शासक क्रम के सही ढंग से किस विकल्प में दिया गया है? नहीं, क्रमानुसार लगाना है। तो देखते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले जहादार शाह हो जाएगा, फिर मोहम्मद शाह हो जाएगा, उसके बाद फारूक सियर है, अहमद शाह है, आलमगीर द्वितीय, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद होने के बाद मुगल शासन काफ़ी कमज़ोर हो गया और पतनशील अवस्था में पहुंच गया था। 1707 ईस्वी के बाद मुगल इतिहास उत्तर मुगल काल कहलाता है, जो 1858 ईस्वी में मुगलों के पतन तक जारी रहा। इस दौरान मुगल सिंहासन पर अनेक शासन आसीन हुए, जिसमें कि जहादार शाह का शासनकाल देखें तो 1707 से 1713, फारूक सियर का 1713 से 19, मोहम्मद शाह का 1719 से 1748, अहमद शाह का 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय का 1754 से 59 ईस्वी तक था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? लॉर्ड डलहौजी के राज झड़प नीति का पहला शिकार संभलपुर नामक भारतीय रियासत हुआ था? नहीं, ये गलत है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी के बीच लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। देखते हैं दोस्तों, इसका केवल 2 कथन सही है, क्योंकि देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो राज हड़प नीति प्रारंभ की गई थी, इसका पहला शिकार जो था वो सतारा था। ठीक है, सतारा पहला भारतीय रियासत था जो कि सन 1848 ईस्वी में इस नीति का शिकार हुआ था, ना कि संबलपुर। और नेपाल युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध जो है सुगोली की संधि जो कि 1815 ईस्वी में हुआ और इसके बाद समाप्त हुआ। निम्नलिखित कथन और कारण दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कथन है, सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। देखिए, दोनों ही कथन सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रही है, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन नामक संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी और 1897 ईस्वी में की गई थी। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी में 19वीं शताब्दी में भारतीय नव हिंदूवाद के अग्रणी प्रतिपादक थे और सन 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारतीय संस्कृति की महत्ता को बड़े ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया था।
सन 1870 ईस्वी में 70 के दशक में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक संस्थान ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर ब्रिटेन के निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की थी? तो ये था द पूना सार्वजनिक सभा। इसका उद्देश्य था, अनेक राजनीतिक संस्थाओं का गठन भी किया जाने लगा था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जो कि भारतीयों के हितों की मुद्दे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समक्ष प्रस्तुत करने लगे थे। इन्हीं संस्थाओं में एक था पूना सार्वजनिक सभा, और जिसकी स्थापना 1870 में M.G. रानाडे और G.V. जोशी के द्वारा की गई थी। रानाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। सन 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। सूची 1 यानी कि संगठन दिया हुआ है और सूची 2 में संस्थापक दिया हुआ है, तो मिलाना है कि कौन का इसका है। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ। देखिए, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के जो स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? तो इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इससे पूर्व 1884 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संस्था का गठन किया था, जिसकी बैठक दिसंबर 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया। इसी बैठक में दादा भाई नारोजी की सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया और भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत या पूर्वगामी संस्था मानी जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा जो घटनाक्रम है वो सही कालक्रम में है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो 3 मई 1939 में हुई थी। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर, इसका आंसर हम लोग नीचे देख लेते हैं, सही रहेगा, ये बहुत बड़ा है। देखिए काकोरी रेल डकैती कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी ये 9 से 10 सितंबर 1928 को हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931 को। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को हुआ था, ठीक है। यानी कि सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला डी होगा, काकोरी रेलवे कांड। और उसके बाद हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जोसेफ बेफिस्टा। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से किस भाषा में यह अखबार प्रकाशित नहीं होता था? तो नहीं होता है, पूछता है, तो हिंदी में होता था, तमिल में होता था, अंग्रेजी में होता था, लेकिन ये बांग्ला में नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? बांग्ला। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था? तो ये 1934 ईस्वी में कांग्रेस से सदस्यता जो है त्याग दिया था। भारत में पहला मजदूर संघ कब और किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त थे।
ऋग्वेद के दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। प्रथम और 8वें से 10वें तक के मंडल बाद के माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे। क्या रहा है? उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही है? अच्छा, उपरोक्त में से सिर्फ 2 कथन सही है, पहला और दूसरा, यानी कि शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। इसका देख लेते हैं, इसका आंसर बी है। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ना कि अथर्ववेद का। ठीक है, ज्ञावत हो कि प्रत्येक वेद के साथ एक एकाधिक ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हैं। यजुर्वेद की जो रचना है चंपू शैली में की गई है, ना कि सामवेद। ठीक है, चंपू शैली रचना की बेसी शैली को कहा जाता है, जो गद्य पद दोनों में रचित होता था। देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना है, उसको मिलाना है। तो जन्म को जो है किससे इसको कौन सा चिन्ह दिया गया था? कमल और साण। कृतयाग को जो है घोड़ा के रूप में इनको दर्शाया गया है। ज्ञान मतलब पीपल के वृक्ष, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। निर्माण मतलब पद चिन्ह। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कथन और कारण है, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। दोनों ही कथन सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करती है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ के लिए जाने जाते हैं। तो इसकी जानकारी जो है किस लेख के आधार पर मिलती है? तो ये अयोध्या लेख के आधार पर मिलती है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की 185 ईस्वी पूर्व में हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की शासन मगध पर स्थापित किया था। इससे पूर्व पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ के सेनापति भी थे। वह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। अयोध्या लेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से था। सही है। खारवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये गलत है। आंसर इसका ये हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से था। ठीक है, जहाँ तक कि खारवेल का किसी धर्म से संबंध की बात है तो वो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर जैन धर्म के धर्मावलंबी होने की जानकारी प्राप्त होती है, न कि बौद्ध धर्म की। गुप्त शासक पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार का संचालन किस बंदरगाह से करते थे? तो ये भड़ोच नामक बंदरगाह से करते थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। देखते हैं क्या है और है क्या कथन। देखिए, इसका आंसर जो है सिर्फ 1 और 3 सही है। इसका प्रशासन जो है केंद्रीकृत नहीं था, इसमें कुछ विकेंद्रीकरण के तत्व आ गए थे। गुप्त साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासन के विपरीत गुप्त शासक देवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे और उन्होंने जो है भूमि दान की परंपरा को विस्तारित भी किया था। उनका जो शासन प्रशासन था वो केंद्रीकृत ना होकर के संघात्मक थी, यानी कि छोटे छोटे राजाओं से मिल करके एक साम्राज्य का स्थापना किया था। महान सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद नामक एक धार्मिक आयोजन करता था, जिसमें देश विदेश के अनेक शासक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते थे। किन महामोक्ष परिषद में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भी उपस्थित था। ये छठा था और ये प्रयागराज में हो रहे थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भी ऐसे छठे समारोह में शामिल हुआ था। इस छठे समारोह में 18 देश के शासक शामिल हुए थे। प्रयागराज में चल रहा था। आगे चल के प्रयागराज में विभिन्न धर्मों का संचालन किया जा रहा था। खजुराहो मध्य प्रदेश में किस स्थित मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ये चंदेल वंश के शासक ने करवाया था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूटा था। ये तो सही लग रहा है। इसके बाद क्या है, महमूद गजनबी के वापस जाने के उपरांत चालुक्य वंशीय शासक भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। दोनों ही कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण किए जाने के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। कौन था? तो रामचंद्र देव था। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित अफगान मूल के शासकों पर विचार करें। तो इसका शासन का क्रम बताना है कि कौन पहले आया। देखिए, पहले बहलोल लोदी का शासन है, फिर सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी, उसके बाद शेरशाह आए थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी को ही हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर करें। तो अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? तो 1562 ईस्वी में किया था। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनका महत्वपूर्ण कुछ है। जैसे दास प्रथा का उन्मूलन 1562 में किया था, तीर्थ यात्रा पर कर की समाप्ति 1563 में, और जजिया कर की समाप्ति 1564 में। अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना क्या थी? इबादत खाना क्या थी? तो ये एक प्रकार से क्या कहें, वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर जो है चर्चा करते थे। उन्होंने कोई धर्म की स्थापना नहीं की थी, लेकिन वो ज्ञानी व्यक्ति को अपने उस भवन में बुला करके उनके साथ विभिन्न धर्मों की जो बातें अच्छी अच्छी होती है उस पर चर्चा करते थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो लेनेड एंड रस्किन ने किया था। किसने किया था? लेनेड एंड रस्किन ने। तुजु के बाबरी यानी बाबरनामा नामक अपनी आत्मकथा को बाबर ने मूलतः अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। बाद में पयंता खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका पारसी में अनुवाद करवाया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है लेडेन और विलियम रस्किन नामक विद्वान ने किया था। वैसे मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो ये कौन क्या है? तो ये लाइकॉन है, लाइकेन है। ठीक है, किस वायरस में उत्पत्ति यानी म्यूटेशन किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन हो जाती है, जिसके कारण किसी वायरस में म्यूटेशन होती है। ठीक है, हाइफी क्या है? हाइफी एक प्रकार के अनेक कवकों द्वारा बने पतले सूत्र होते हैं। हाइफी या कवक तंतु अनेक बहुकोशीय कवकों द्वारा बने पतले सूत्र या तंतु होते हैं। हाइफी शब्द यूनानी भाषा में हाइफ से बना है, जिसका अर्थ होता है जाल। कवकों में हाइफी परस्पर संयुक्त होकर एक जालनुमा संरचना या संकाय बना लेते हैं, जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को सीमित करता है? क्या करता है? तो उच्चतम पोषण रीतियों पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी हो जाती है। ठीक है, उच्चतम पोषण रीतियों पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी किसी खाद्य श्रृंखला में पोषण रीतियों की संख्या को सीमित करता है। ठीक है, सामान्य रूप से जीव मंडल में एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण के क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं। जिस स्तर में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषक स्तर कहते हैं। पारितंत्र में प्रत्येक पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है और शेष 9% व्यय हो जाती है। 9% है, 90 नहीं होना चाहिए। अतः खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या जो है निश्चित होती है, जब क्योंकि लंबी खाद्य श्रृंखला के कारण सर्वोच्च उपभोक्ता को जो है नगण्य ऊर्जा प्राप्त होती है। मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कि टीटी का संस्करण एक बौने पौधे यानी कैपिटल स्मॉल टी से किया जाता है, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों का बने दो पौधे के साथ फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो ये देखिए याद कर लीजिए 3.1 इसका अनुपात होगा। विभिन्नता यानी कि वेरिएशन के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है?
देखिए, अलैंगिक जन्म में विभिन्नताएं न्यूनतम होती है, ये सही है। किसी जाति में सभी विभिन्नताओं की उत्तरजीविता के समान अवसर होते हैं। आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, सॉरी ये तो दूसरा ही आंसर इसका सही है दोस्तों, ये गलत है। इसका क्यों गलत है देख लेंगे। आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विभिन्नता उत्पन्न होती है। पर्यावरणीय कारकों द्वारा परिवर्तन का चयन किया जा सकता है। तो किसी जाति में क्यों, देखिए, उत्परिवर्तन की यादृच्छिक प्रकृति का कारण किसी जाति में सभी विभिन्नताओं की उत्तरजीविता में समान अवसर नहीं होते। प्रकृति एवं केवल अनुकूलन भिन्नताओं को ही प्रेरित करती है। जीवों के निम्नलिखित समूहों में किसमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित होता है और अवशोषित होता है? तो ये है खमीर, छत्रक यानी कि मशरूम, ब्रेड फफूंदी यानी मोल्ड। जीव जैसे कि खमीर यानी ईस्ट, छत्रक यानी मशरूम, ब्रेड फफूंदी मृतोपजीवी कवक होते हैं। इसमें मृत कार्बनिक खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित होता है और सरल पाचित पोषक तत्व शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। एक छात्रा पौधों में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी, ठीक है। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन सा पादप हार्मोन का सुझाव देते? ठीक है, कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में। तो साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है, ये वृद्धि प्रेरक हार्मोन है जो पादपों में मुख्यतः कोशिका विभाजन एवं कोशिका को दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो कौन सा है ये? सूत्रकणिका और लवक है, ठीक है, सूत्रकणिका और लवक हैं जिसको अपने डीएनए और राइबोसोम भी होते हैं। परासरण ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं को गुजरने की प्रक्रिया है? तो यह है अर्धपरागम झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर और परासरण, ठीक है। किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है? क्वेश्चन पिछले ही सेट में हम लोग देखे थे। परवलयिक दर्पण माना जाता है। अगोलाकार चमकदार चम्मच एक सामान्यतः परवलयिक दर्पण होते हैं। परवलयिक दर्पण में प्रकाश किरणें पूर्णतः परावर्तित होती है तथा एक केंद्र पर फोकसित होती है। 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाली अग्रणी कौन थे? तो ये कौन थे? जेम्स पी जूल थे। विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज जेम्स पी जूल ने की थी। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो तार में विद्युत धारा के प्रभाव में अवरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। जेम्स पी जूल अंग्रेज भौतिकविद थे जिन्होंने ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत को समझाया और इन्होंने 1840 ईस्वी में विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज की। इनके तापन प्रभाव नियम के अनुसार प्रति सेकंड क्षयित शक्ति P का मान जो है प्रभावित धारा के वर्ग तथा प्रतिरोध के गुणक के समान होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जरूरत होती है? तो ये एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जरूरत होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार आंतरिक परावर्तन होता है और इंद्रधनुष निर्माण में जल की बूंद की प्रारंभिक सतह पर अपवर्तन होता है तथा आंतरिक सतह पर परावर्तन होता है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो ये किस ओर होती है? तो वेग की दिशा के लंबवत होती है। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो ये क्या होता है जो कि वस्तु भार होता है? तो इसकी वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल। किसी वस्तु का भार वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल होता है। भार यानी कि W बराबर mg। भार का SI मात्रक क्या है? न्यूटन है। न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होते हैं। क्या है? ये सही है। न्यूट्रॉन का आवेश क्या है? शून्य होता है। ये भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। ये भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
न्यूट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो डी इसका गलत हो जाएगा। पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, सही है। यह निर्वात में गति कर सकता है, ये भी सही है। यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है, नहीं, ये अनुप्रस्थ तरंग है। इनका तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा, लघु और छोटा होता है, ये भी सही। तो गलत क्या होगा? सी, क्योंकि ये अनुदैर्घ्य नहीं है बल्कि अनुप्रस्थ तरंग है। मेथोनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो चींटी के डंक जो मारते हैं तो वो मेथोनोइक अम्ल ही होता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में पाया जाने वाला इसका आणविक सूत्र है HCOOH। इसी कारण चींटी के डंक यानी कि काटने से जलन या लाल रंग की सूजन उत्पन्न हो जाती है। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखते हैं तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से वह बना है। क्या अर्थ है? उसको मतलब कि कार्बन की प्रतिशत अधिक है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इसका दहन अपेक्षाकृत कठिनाई हो रही है, जिसके कारण काला धुआं और पीली ज्वाला दिखाई देती है, और यह अपूर्ण दहन के कारण होता है, यानी कि अच्छे से जल नहीं पाता है वो। NTU मापने की इकाई क्या है? तो ये है जल की अविलता, पता नहीं क्या है। नेफ्रोलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट का उपयोग पानी की टर्बिडिटी को मापने के लिए की जाती है। टर्बिडिटी पानी की संधालापन या धुंधलापन को संदर्भित करता है, जो आमतौर पर निलंबित कणों के कारण होता है। किसी रक्षक नली यानी शुष्कन नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किए जाते हैं? तो ये कैल्शियम क्लोराइड उपस्थित होता है, जिसका उपयोग हम लोग HCl गैस बनाने में किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग रक्षक नली में अवशोषक के रूप में किया जाता है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें जो है उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या क्या है? Al2O3 या AlO3 या ZnO, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। HOOCOOH का कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑक्जेलिक अम्ल। यह एक प्रबल डाई कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस अम्ल का उपयोग व्यापक रूप से सफाई करने वाले या फिर कपड़ों में दाग धब्बे, लोहे को जंग हटाने के लिए किया जाता है। हीरो और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है, नहीं, अलग अलग होती है। उसके पास समान क्रिस्टल संरचना हो, ये भी गलत है। उसके पास समान डिग्री की कठोरता होती है। उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट की जो क्रिस्टलीय संरचना है वो अलग अलग है। हीरा में विशेष प्रकार के क्रिस्टलीय संरचना होती है, जिससे हीरा जो है ग्रेफाइट से कई गुना कठोर होते हैं। ग्रेफाइट की कठोरता बहुत निम्न होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, वहीं हीरा जो है कुचालक है। निम्नलिखित में से किन किन मूल तत्वों या मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायित्व है? तो क्या है ये? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की अगर मतलब कि कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? हड्डी जो है कमजोर हो जाएगी। सॉरी, इसका आंसर ए हो जाएगा। नकारात्मक आयन प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किस गैजेट में की जाती है? ये सिलिकॉन रिस्ट बैंड में की जाती है, क्वांटम स्केलर एनर्जी में की जाती है, और किनेस्थियोलॉजी टेप में भी की जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग निम्नलिखित में से किसकी एक संयुक्त पहल है? किसकी है संयुक्त पहल? तो ये हो जाएगा इसका आंसर शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का। शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय अटल रैंकिंग जो की जाती है वह एक शिक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की पहल है। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्लैक्स फ्यूल वाहन लचीले ईंधन यानी कि पेट्रोल, इथेनॉल और पाम ऑयल के तेल का संयोजन पर चल सकता है। ठीक है, ये वाहन 100% पेट्रोल से भी चलने में सक्षम होता है। दोनों ही कथन सत्य है। नैनो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नैनो वायरस से संक्रमित हो सकता है। सही है। इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। ये भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही है। वैक्सीन पासपोर्ट और ट्रैवल बबल में क्या अंतर है? क्या अंतर है इसमें? देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा। हम इसको पढ़ के सुना देते हैं। वैक्सीन पासपोर्ट जो है ऐसे दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति को बीमारी के खिलाफ टीका जो है लगाया गया है। ठीक है, बीमारी के खिलाफ उसको टीका लग गया है। जबकि ट्रैवल बबल दो देशों के बीच की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक इकाई यानी यात्री यातायात को फिर से शुरू करना जब नियमित हवाई सेवा निलंबित हो जाती है। स्वच्छंद उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कितने कथन सत्य हैं ये देखना है। इसमें 2 कथन सत्य है, लेकिन 2 कौन कौन से कथन सत्य हैं? स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में होते हैं या किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो अथवा नहीं पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, यह उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर करते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की आवश्यकता भी जो है कम मात्रा में होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। तो देखिए किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं करती है, इसका सही था। इसमें उत्पादन की मात्रा अत्यधिक होती है, श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ये गलत है क्योंकि श्रमिकों की मात्रा जो है बहुत कम होती है। ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाती, ये इसका सही आंसर है और ये दोनों गलत है। उत्पादन कम मात्रा में होती है उसमें। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत, नाइजर, माली, ब्राज़ील से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये क्या सही है? देखिए भारत से तो कर्क रेखा गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है। चीनी, अर्जेंटीना, पराग्वे से होकर मकर रेखा गुजरती है। कथन सही है इसका। इक्वाडोर, कोलंबिया, मालदीव से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ये भी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं ये क्यों गलत है। देखिए कर्क रेखा जो है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, बहुत सारा देश है, बहामास, मेक्सिको, ये सब है। लेकिन यहाँ क्या क्या दिया था ऑप्शन में? भारत, नाइजर, ब्राज़ील, माली, जो कि गलत है। बृहस्पति ग्रह जो है जिसका रंग पीला है वह SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण है। ये सही है। ठीक है, शनि ग्रह का काला रंग नाइट्रोजन के कारण है। ये भी सही है। आंसर सी हो जाएगा। असमता है और इसका विभाजित होने वाली क्षेत्र है। रेपेटिव असमता ये है ऊपरी मेंटल और निचला भाग, निचला मेंटल का जो भाग है उसको ये डिवाइड करती है। गुटेनबर्ग विसार्ट असमता ये निचले मेंटल और ऊपरी मेटल के बीच, ऊपरी क्रोड के बीच की यह असमता है। लेहमैन असमता, लेहमैन असमता जो है ये
बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच विभाजित करती है। कॉनरॉड असमता ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच विभाजित करती है। निम्न विशेषता किस प्रकार की मिट्टी की है? तो देखते हैं। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित चट्टानों के विघटन एवं नियोजन से होती है। सही है। इसकी प्रकृति जो अम्लीय होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी भाग और मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये लाल मिट्टी की विशेषता है। ठीक है। वायुमंडल के किस परत से पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है? तो ये आयन मंडल से प्राप्त होती है। ठीक है, आयन मंडल से प्राप्त होती है। सड़सठ नंबर का क्वेश्चन है, सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है उसे पृथ्वी का अल्बिडो कहते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन जो है गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा जो परावर्तित की जाती है उसको अल्बिडो कहते हैं, ना कि अवशोषित। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाली ताप का स्थानांतरण चालन कहलाती है। ये भी गलत है। देखते हैं क्या सही है आंसर, ना तो एक ना तो दो। तो अभिवहन यानी कि एडवेक्शन पृथ्वी के क्षैतिज संचलन से होने वाली ताप स्थानांतरण क्या कहलाती है? अभिवहन कहलाती है। निम्न कथनों पर विचार करें। महासागर की जो परपटी यानी कि जो है परपटी है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। ये सही है। पृथ्वी का आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी का है। ये भी कथन सही है। तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ये व्यास जो है पृथ्वी का, ये कुल कितना है? 4371 किलोमीटर। ये व्यास नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये त्रिज्या है पृथ्वी का। कितना है त्रिज्या? 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। सिगार, गास्टिंग, बियोबा और संगर किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो ये सब सिंधु की सहायक नदी है। सिगार, गास्टिंग, बियोबा, बिबोबा और संगर। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान या हवा है, जैसे कि आम्र वर्षा, ये केरल और तटीय कर्नाटक क्षेत्र में आती है। फूलों वाली वर्षा यानी बौछार, ये केरल के क्षेत्र में आती है। काल वैसाखी असम और पश्चिम बंगाल। इसका सभी कथन सुमेलित है। भारत ने पूरे देश के लिए किस वर्ष वन संरक्षण नीति को लागू किया था? तो ये 1952 ईस्वी में लागू किया था। झूम कृषि का नाम किस राज्य और राज्य में है? तो ये देखते हैं। ये कितने इसमें युग्म गलत है ये कह रहा है। ठीक है, देखिए इसका जो है बेबर या दहिया झारखंड का नहीं है। कोमान ओडिशा, यही कथन इसका सिर्फ सही है। कुमारी ये पश्चिम पूर्वी घाट का नहीं है, बल्कि पश्चिमी घाट का है। करुआ हिमालयन क्षेत्र का नहीं है। भारत में आरंभिक कृषि किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोड्ड अथवा पेंडा, ओडिशा में बम्बा, पामा डाबी या कोमान या बिरांग, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरे या बाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खीर और झारखंड में कुरवा, उत्तर पूर्वी प्रदेश में इसे झूम कृषि नाम से जाना जाता है। दलदली क्षय में होने वाले दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट कोयला उत्पन्न होती है। ये सही है। लिग्नाइट एक निम्न प्रकार की भूरा कोयला होता है। ये भी सही है। दोनों ही कथन सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का गलियारा कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? जैसे देखिए इसमें सिलचर अहमदाबाद है, डिब्रूगढ़ पोरबंदर, सिलचर। देखिए सी नंबर का आंसर जो है ये सही है। सिलचर से पोरबंदर को जोड़ती है ये। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? तो ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक जोड़ती है। हल्दिया इलाहाबाद एक है इसका,
और सदिया से धुबरी ये दूसरा है और ये तीसरा है। भारत का संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत गठित तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसका अध्यक्ष। संवैधानिक प्रावधान और उससे संबंधित अनुच्छेद है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये है 112 अनुच्छेद के तहत। दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद के तहत। धन विधेयक की जो परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा धन विधेयक की परिभाषा जो है 110 के तहत है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान करने संबंधी जो प्रावधान है 111 है। संवैधानिक प्रावधानों को निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करें। भारत का अपना एक लिखित संविधान है, सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सही है। देखिए कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कथन कारण का सही व्याख्या नहीं है। लोकतांत्रिक देश होना किसी देश का संविधान लिखित होने से सिर्फ नहीं होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारतीय संघ का कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है। 53 अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। परंतु यहाँ हमें संविधान का 74 जो अनुच्छेद है इसे भी ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और इसी अनुच्छेद में यह बतलाया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगी। राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि किस राज्य से कितना। तो देखिए तमिलनाडु में है 18, उसके बाद है गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19 और राजस्थान में 10। तो सबसे अधिक हो गया महाराष्ट्र में, पहले आंसर 3 हो जाएगा इसका पहले, उसके बाद तमिलनाडु में यानी कि 3 1 और उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान, आंसर सी हो जाएगा। भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, ये सही है। राज्य के ही संचित निधि से इसको वेतन दिया जाता है। भारत में किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का जो पेंशन है ये भारत के संचित निधि से संभरित होता है। देखिए जो वेतन है वो राज्य के संचित निधि से और जो पेंशन है भारत की संचित निधि से किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो ये आंसर इसका सी सही हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। यदि किसी राज्य के विधानसभा का कोई अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनको दे सकते हैं, अनुच्छेद 189 ख के तहत। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, युद्ध और आंतरिक अशांति, ये अबाध आक्रमण या आर्थिक संकट, उपरोक्त में से किन किन तथ्यों के आधार पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? देखिए भारत में आंतरिक अशांति इसी को हटाया गया है क्योंकि इसके ही आधार पर आप नहीं लगा सकते हैं आपातकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 5 यानी 3 नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस किस परिस्थितियों में लगा सकते हैं हम लोग? तो राष्ट्रीय आपातकाल मतलब कि बाह्य आक्रमण, आर्थिक संकट और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और युद्ध की स्थिति में लगा सकते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस विषय से था? तो ये किस विषय से था? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से था। ठीक है, दिनेश गोस्वामी 1990 ईस्वी को बीपी सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार के दौरान देश के विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में चुनाव सुधार की एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति में लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। इसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव खर्च सरकार द्वारा प्रदान किए जाए। निम्नलिखित रिट युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि किन रिट युग्मों को अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसका हो जाएगा उत्प्रेषण और प्रतिषेध, आंसर ये होना चाहिए। देखते हैं
आंसर ये सही है इसका। दोनों ही जारी कर सकता है किसी अधीनस्थ न्यायालय को। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2016 की गई थी, 1 जनवरी 2015 को, ना कि 16 को। ठीक है, ये कथन इसका गलत हो गया। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोनों ही कथन इसका गलत है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र स्थापित किया गया, ये कहाँ किया गया है, कांडला पोर्ट में, ये गुजरात में है। केंद्रीय नियोजन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। 1944 में बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आरदेशियर दलाल थे। 1945 में श्री एम.एन. राय ने जन योजना बनाई थी। निम्नलिखित कथनों में कितने कथन सत्य हैं, तो इसमें सिर्फ 2 कथन सत्य हैं। कथन जो है एक, ये गलत है, क्योंकि केंद्रीय नियोजन जो है सर्वप्रथम सोवियत संघ रूस के द्वारा अपनाया गया था, ना कि अमेरिका के द्वारा। बॉम्बे प्लान के जो सूत्रधार थे सर आरदेशित दलाल थे, ये सही है। और एम.एन. राय ने जन योजना का प्लान दिया था। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो एल.के. झा थे, ललित नारायण झा। एल.के. पूरा नाम नहीं जानते इसका। वह दर जिस पर भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंक अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो रिवर्स रेपो रेट। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इसको किया था विलियम गोर्ड ने। ठीक है, विलियम गोर्ड ने। निम्न कथनों पर विचार करें। 1956 ईस्वी का औद्योगिक नीति पीसी महान और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये सही है। 1956 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी थी, ये भी कथन सही है, आंसर सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, व्यापार शेष में दृश्य अथवा अदृश्य सेवाएं सम्मिलित होती है, सही है। चालू खाता मतलब देखिए, ये दृश्य और अदृश्य सेवाएं सम्मिलित नहीं होती है, असत्य कथन की बात कर रहे हैं, तो सॉरी, असत्य कथन की बात कर रहा है, यानी कि ये सही है, तो असत्य तो नहीं हुआ, ये नहीं, ये गलत है, यानी कि असत्य है। चालू खाता शेष में केवल दृश्य वस्तुएं या व्यापारिक वस्तुएं सम्मिलित होती है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। व्यापार शेष जो है केवल दृश्य वस्तुएं या व्यापारिक वस्तुओं के लिए सम्मिलित होती है, सीमित अवधारणा है, चालू खातों का भाग है ये। और चालू खाता शेष में दृश्य वस्तु एवं अदृश्य भी सम्मिलित होती है, एक व्यापक अवधारणा है। देखिए दोनों को देखते हैं। व्यापार शेष में सिर्फ क्या शामिल होती है, तो सिर्फ दृश्य होती है, ना कि अदृश्य होती है। ठीक है, ये आंसर सिर्फ दृश्य हो गया, अदृश्य नहीं होगा, इसलिए गलत हुआ। चालू खाता शेष में दोनों ही सम्मिलित होती है, दृश्य और अदृश्य। राजा चलैया समिति का संबंध किससे था, तो ये कर सुधार से था। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। ये से के बाजार नियम से संबंधित है, इसका बी आंसर हो जाएगा। वर्ष 1922 से 23 ईस्वी के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय का मौद्रिक मूल्य कितना है, तो 59,637 रुपया प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार का है, 59,637। निम्न कथनों पर विचार करें। मखाना मखाना उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है, ये सही है, यानी कि इसमें कथन गलत कथन का चयन करना है, तो ये तो सही है, ये नहीं होगा। देश के कुल मखाना उत्पादन में 60% बिहार का हिस्सा है, 60 नहीं बल्कि 90% जो है बिहार का हिस्सा है, इसलिए सिर्फ कथन 2 गलत हो जाएगा इसका। बिहार के डेयरी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
और कितने कथन असत्य हैं ये देखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में 125.03 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया। ये गलत है इसका, ठीक है। क्यों गलत है आगे देख लेंगे हम इसको। गाय के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला जो है मधुबनी है, ठीक है। भैंस के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला जो है समस्तीपुर है। असत्य कथन का चयन करना था। अच्छा, केवल दो इसमें असत्य कथन है, यानी कि यही दोनों असत्य कथन है और ये सही कथन है हमारा। केवल एक सत्य कथन है, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में 125.03 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया था। अब देखते हैं गाय के उत्पादन में और भैंस के दूध के उत्पादन में कौन सा अग्रणी जिला है। तो गाय के दूध उत्पादन में अग्रणी जिला है समस्तीपुर, वहीं भैंस के दूध उत्पादन में मधुबनी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी। बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 में, 1798 में हुआ था ये। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये हजारीबाग में किया गया था 16वां अधिवेशन। बिहार के किस जिले में नहर से सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है? ये कहाँ है? तो रोहतास, सोन नदी का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है ये। बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 से 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है? तो किशनगंज और सहरसा है। यहाँ पर है किशनगंज सहरसा में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, यानी कि 61.8%। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह को मुगल सम्राट अकबर ने बिहार निर्वासित किया था। इनको बिहार में किस जगह दफनाया गया? इसको नालंदा में दफनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ये भीम बांध है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो ये गोपालगंज में है, उसके बाद सीवान में है, उसके बाद सारण में है। निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? तो रोहतास में नहीं है। यहाँ पे क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं रोहतास में। मुंगेर में है, जमुई में है, नवादा में है धारवाड़ क्रम की चट्टान। निम्नलिखित में से कौन बिहार के भूवैज्ञानिक इतिहास में नवीनतम है? तो ये कौन सा है होगा? बिहार का मैदान जो है ये नवीनतम है। बाकी दक्षिण पूर्व धारवाड़ चट्टान, पठारी क्षेत्र, विंध्यन चट्टान, ये सब क्या है? पुरानी क्षेत्र है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? केवल एक कथन सत्य है, इसमें आंसर है, देखते हैं। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा में घनिष्ठ सहयोग के लिए एक मंच तैयार करना और क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से निपटना। दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कितना कथन सत्य है? कितने कथन सत्य हैं? इसमें 2 कथन सत्य है, 1 और 2, तीसरा गलत है। तो देख लेते पढ़ के। अधिनियम के तहत स्थापित डिजिटल भारत निधि फंड का उद्देश्य यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को प्रतिस्थापित करना। डीबीएन फंड को आवंटन से पहले भारत के समेकित कोष में जमा किया जाता है। डिजिटल भारत निधि फंड वंचित क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी और पहुंच बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन खरीद के लिए सब्सिडी। ये गलत है और ये दोनों सही है। एकीकृत थिएटर कमान, इसमें से कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है। इसमें सिर्फ कथन 2 सही है। संयुक्त रसद नोड्स का उद्देश्य सैन्य सेवाओं में रसद और संसाधन उपयोग को व्यवस्थित करना। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है। पैलियो जीनोमिक्स का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? तो कब किया जाता है ये?
आधुनिक प्रजातियों, देखिए पिछले विकासवादी और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को समझाने के लिए प्राचीन डीएनए का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि पैलियो जीनोमिक्स का उपयोग किया जाता है। नीतीश कुमार ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ये बैडमिंटन ने जीता। नीतीश कुमार ने, मतलब खिलाड़ी का नाम है, मुख्यमंत्री का नाम सोच लें आप लोग। नीतीश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन का खिलाड़ी में SL3 वर्ग में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले अवनी लेखरा ने जीता था 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में। हाल ही में खबरों में रहा अरुण अभ्यास निम्न में से कौन सा देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? ये फ्रांस के साथ है। ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 का पहल शुरू की है? तो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा गिद्ध का गणना करेगी 2024 का पहल शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन को चुने। तो देखते हैं। ISA में पूर्ण सदस्यता की पात्रता के लिए मापदंड यह है कि कर्क और मकर रेखा में स्थित होना चाहिए। नहीं, ISA में सदस्य देशों में सौर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वित्त पोषण तंत्र के रूप में सौर करों को लागू करने प्रस्ताव दिए। नहीं, ISA द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव सौर ऊर्जा के परिवर्तनकारी प्रभाव का जश्न मनाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें सही है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण सफाई कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य, देखिए ये कथन गलत है। एक सिर्फ इसमें दो कथन। स्वच्छ सर्वेक्षण सफाई कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि क्या है, एक इसके वजह विभिन्न स्वच्छता और सफाई मापदंडों पर भारत के शहरों और कस्बों के प्रदर्शन का आकलन करने का कार्यक्रम है। और इसमें शिशु मृत्यु दर कम करने में भी मदद कर रही है। इससे पता चला है, देखिए अगर स्वच्छता रहेगी तो जरूर कुछ ना कुछ उसका सकारात्मक प्रभाव आने क्षेत्रों में भी देखा जाएगा। तो एक अध्ययन से पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता में सुधार, जैसे शौचालय तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके भारत के शिशु मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी में योगदान दिया है। तो दूसरा कथन इसका गलत सही था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? जल संचयन जन भागीदारी पहल पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस पहल का उद्देश्य जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना। ये सही है। जल शक्ति मंत्रालय जल संचयन जन भागीदारी पहल का नेतृत्व कर रहा है। ये भी कथन सही है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इस पहल की सफलता के लिए सरकार केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दे रही है। नहीं, केंद्रित दृष्टिकोण जोर देने से नहीं होगा, बल्कि विकेंद्रीकरण करना होगा। उसमें जन सहभागिता को बढ़ाना होगा, पूरे समाज को उसमें लेना होगा। ठीक है। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी कि क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है कौन सा कथन सही है? यह मालाबार के नाम से जाना जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। हाँ, सही है। इसका सचिवालय टोक्यो में है। देखिए इसका सचिवालय कहीं भी नहीं है। ठीक है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। इसका सचिवालय स्थापित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षक पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान। एमपॉक्स वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। देखिए दोनों ही कथन इसमें सही गलत है। तो हम देखते हैं कि क्या है एमपॉक्स वायरस। एमपॉक्स वायरस संक्रमण का प्राथमिक तरीका क्या है? वेक्टर जनित नहीं है ये। इसके बजाय यह मुख्य रूप से नज़दीकी संपर्क के माध्यम से फैलता है, विशेष रूप से यौन गतिविधियों के दौरान, साथ ही श्वसन बूंदों, त्वचा के घावों और दूषित सामग्रियों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से। जबकि जानवर से इंसान में संक्रमण संक्रमित जानवरों के काटने या खरोच के माध्यम से हो सकता है। यह मौजूदा प्रकोप में इंसान से इंसान में संक्रमण का मुख्य तरीका नहीं है।
WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य क्षेत्रों में एमपॉक्स के बढ़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। साइबर अपराध रोकथाम प्रयासों के तहत शुरू किए गए समन्वय पोर्टल, क्या नाम है इसका? समन्वय पोर्टल का महत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह एक साइबर अपराध डेटा संग्रहण और साझाकरण के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? भारत संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया। ये कथन सही है। यूएई में रहने वाले विदेशी निवासियों का सबसे बड़ा समूह भारतीय ही है। ये भी कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में जो मेडिकल जो स्टूडेंट थी उसके साथ जो घटना हुआ उसके बाद ही ये विधेयक को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लाया गया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो ये लातूर में किया है, उदयगिरी में, लातूर जिले के उदयगिरी में। हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो ये नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है कोन्याक। 2024 में पेरिस ओलंपिक में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया? कपिल परमार ने रच दिया। क्या नाम है इनका? कपिल परमार। जूडो में पहला मेडल लाया इसने। हाल ही में खबरों में रहा ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबाबा जनाकिया क्या है? तो ये अदरक परिवार के पौधों की एक नई प्रजाति है जो कि मेघालय में पाया गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर बुद्ध सर्किट का हिस्सा नहीं है? बुद्ध सर्किट का हिस्सा है। तो जहाँ जहाँ बुद्ध का भगवान बुद्ध का ये हुआ होगा कुछ ना कुछ, जैसे श्रावस्ती हो गया, वैशाली हो गया, बोध गया, नालंदा, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसने अंत्योदय योजना प्रारंभ करने की अवधारणा पेश की थी? तो डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि का सबसे अधिक कारण है? इसका कारण क्या है? भारत में विदेशी निवेश प्रवाह में वृद्धि। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये जमुई जिला में बनाया जा रहा है, भलवा गांव में, भलुआ गांव में। बिहार में कौन सा जिला यूपीआई लेन देन में पटना के बाद दूसरे स्थान पर आता है? ये मुजफ्फरपुर आता है। 33वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ईशा मिश्रा ने जीता। किसने? ईशा मिश्रा ने। देखिए ऑप्शन कैसा है, ईशा गुप्ता भी है। राज्य में पैक्स चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे? ये 5 चरण में किए जाएंगे और पहली बार क्या होगा? पैक्स का चुनाव जो होगा बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। हाल ही में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयनित वैभव सूर्यवंशी, क्या नाम है इनका? वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये समस्तीपुर से संबंधित है। बिहार में बकरी वीर्य बैंक की स्थापना किस मिशन के तहत की जाएगी? तो राष्ट्रीय पशुधन विकास मिशन के तहत की जा रही है। बिहार में सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने की है? तो निरानी शुगर्स लिमिटेड। ये सीतामढ़ी में है। निरानी शुगर्स लिमिटेड ने इस कंपनी को, रीगा चीनी मिल को अधिग्रहण कर लिया है। इसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें।